हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और बच्चों के काफ़ी कमेंट्स देखे, उनके इस आग्रह पर ही मैं ये लेकर आई हूं कविता का सरलार्थ आप सबके सामने। आरो भाग 2 की दूसरी कविता है, आलोक धनवा द्वारा रचित है और कविता का नाम है पतंग। एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है, इम्पोर्टेंट कविता है। और इससे पिछली बार या पता नहीं कहाँ पर आया था ये प्रश्न, मैंने देखा था कि पतंग कविता किस प्रकार की है। तो ये जो पतंग कविता है ये बिंब प्रधान कविता है। आपको याद रखना है, सीधा इस कविता से यही प्रश्न पूछते हैं कि पतंग कविता किस प्रकार की कविता है। तो ये एक बिंब प्रधान कविता है और इसके कवि जो हैं आलोक धनवा जी हैं। और ये जो आज की वीडियो है हमारी पीजीटी एस्टेट और जो एचपीएससी सब्जेक्टिव स्टूडेंट हैं उनके लिए आज की वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जहाँ पर भी एनसीईआरटी जिस एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज हम आलोक धनवा जो पतंग कविता है इसको पढ़ने से पहले एक बार आलोक धनवा जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि पीजीटी एस्टेट में यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो देखते हैं हम पहले आलोक धनवा जी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम पतंग कविता का सरलार्थ। और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह मिल रहा है, अपार स्नेह मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। 500 प्लस आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इसकी मुझे बहुत हार्दिक खुशी है कि बच्चों का अपार स्नेह, सहानुभूति और सहयोग भी मुझे मिल रहा है। तो उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और शुरू करती हूँ आज की इस कविता के कवि का जीवन परिचय। तो आलोक धनवा जी है। आलोक धनवा का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? आलोक धनवा का जो जन्म है 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। ये कंटेंट सिर्फ आपको याद रखना है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। आलोक धनवा की जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली कविता है, इनकी पहली कविता है जनता का आदमी, 1972 में इन्होंने लिखी थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं लिखा, तो कुछ एक कविताएं लिखी हैं और इनका एकमात्र संग्रह ही मिलता है हमें, और उस संग्रह का नाम है रोज दुनिया बनती है। और उसी संग्रह के अंदर कुछ इनकी एक कविताएं संकलित हैं। उसमें संकलित हैं भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और कुछ प्रसिद्ध और अन्य कविताएं इस एकमात्र संग्रह में संकलित है। तो इनकी पहली कविता जनता का आदमी, याद रखेंगे 1972 में प्रकाशित हुई थी। आपसे पूछ ले जनता का आदमी ये कविता किसकी है, तो ये आलोक धनवा जी की है। कब प्रकाशित हुई? 1972 में प्रकाशित हुई। और भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से इनको क्या मिली? प्रसिद्धि मिली। और दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये प्रसिद्ध किससे हुए थे? ये इनकी दो कविताएं हैं जिनसे ये प्रसिद्ध हुए थे। प्रमुख सम्मान है राहुल सम्मान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का, साहित्य सम्मान बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान, ये इनको क्या मिले थे? सम्मान मिले थे। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। कवि कह रहा है कि जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ नहीं पता मेरा क्या नाता है, क्या रिश्ता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे वहाँ उधर एक दिन जरूर जाना है। तो ये कवि की जिज्ञासा होगी जो उसे देखना है कि किस तरह से नदियों का समुद्र के अंदर संगम होता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि समय का अभाव है। 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की थी। मैं एक बार आप सबको बता देती हूँ कि आरोह भाग 1 की संपूर्ण कविताएं मैंने पढ़ा रखी हैं। संपूर्ण एमसीक्यूज भी अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हैं। जो बच्चे पीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रही हैं उन सभी के लिए ये वीडियोज़ बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियोज़ में जा हमारे चैनल में पर जाइए, एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाइए। उसके बाद आप चैनल ओपन कीजिए, उसमें वीडियोज़ देखिए। वीडियोज़ में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, चैनल हमारा अभी नया है। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी अलग से मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है एक आधी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड ना की हो, लेकिन फिर भी आपको साफ़ सुथरी प्लेलिस्ट मिलेंगी, सीधा सीधा कंटेंट वहाँ पर रखा मिलेगा। और लगभग जो सिलेबस है संपूर्ण होने वाला है, 70 हो गया है। कंप्लीट तो नहीं हुआ है, मैं नहीं कहती, जितना हुआ है वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
7वें 8वें दशक में, मतलब 1970 और 1980 के दशक में ये बहुत छोटी अवस्था में ही गिनी चुनी कविताओं में लोकप्रियता अर्जित करने लग गए थे। 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही है। मतलब जो 1972-73 के आसपास इनकी कविताएं प्रकाशित हुई, वो जो कवि प्रेमी थे उनको वो कंठस्थ याद थी 1972 में। और आपको पता है जनता का आदमी इनकी कविता थी, वो भी 1972 में ही प्रकाशित हुई थी। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। कह रहे कि पता नहीं उस ख्याति की वजह से या कुछ आलोचकों के दबाव की या उपेक्षाओं की वजह से, लेकिन इन्होंने बहुत अनाप शनाप साहित्य नहीं लिखा। क्यों बंद कर दिया, कारण किसी भी आलोचक को नहीं पता है। सन 1972 में लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगमंच पर साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। मतलब कई प्रकार के जो रंगमंच थे, यानी कि जो अध्ययन मंडलियां थी या रंगकर्म थे, यानी कि उन उन पर ये क्या हुए, एक अतिथि के रूप में इनकी भागीदारी देखी गई। कई विश्वविद्यालयों में भी देखा, कई राष्ट्रीय संस्थानों में भी देखा, जहाँ पर ये एक अतिथि के रूप में विराजमान रहते थे। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। तो क्या कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पर पतंग कविता के बारे में बातचीत करेंगे। उसका जो सारांश है हम यहीं पर पढ़ लेंगे ताकि आपको कविता पढ़ने में कोई मुश्किल ना रहे। तो पतंग जो है आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है, यानी कि कौन से संग्रह में लिया गया, रोज दुनिया बनती है, उस संग्रह में प्रकाशित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पतंग कविता कौन से संग्रह में प्रकाशित है, तो रोज दुनिया बनती है, ये आप याद रखेंगे। मैंने बोल दिया है। एक लंबी कविता है, वह ये पतंग जो कविता है ये एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग का पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। मतलब पतंग कविता कहने को तो बहुत लंबी है, लेकिन इसके एक तीसरे भाग को ही हमारे यहाँ सिलेबस में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। देखो किस इस कविता में क्या किया गया है, पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाएं, यानी कि बच्चों की क्या इच्छाएं होती हैं, बच्चों के अंदर किस प्रकार की उमंग होती है, इसका सुंदर चित्रण इस कविता में किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन आया है क्योंकि सावन का महीना चला गया है, भादो भी चला गया है और अब शरद ऋतु का जब आगमन होता है उसके संदर्भ में लिखी गई ये कविता है, जो कि एक इसमें बिंबों का उपयोग खुलकर किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। मतलब बच्चों के मन में जो उमंग होती है, जो उत्साह होता है, वो उनका एक रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसे पार जाना चाहता है। कह रहा है कि जहाँ बच्चे जो है बहुत ऊंचाई तक पतंग उड़ाना चाहते हैं और उसी ऊंचाई को, यानी कि आकाश की ऊंचाई को उस पतंग के माध्यम से ये छूना चाहते हैं और उस पार जाना चाहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। देखो शरद ऋतु का चमकीला इशारा, यहाँ पर भी क्या है, एक बिंब है और दृश्य बिंब है ये। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं। मतलब तितलियों की रंगीन दुनिया किसको कहा है कि ये हमारा आसमान है जहाँ पर क्या उड़ रही हैं, पतंगे उड़ रही हैं, इसको तितलियों की रंगीन दुनिया कहा है। और जब बच्चे दौड़ते हैं तो चारों तरफ क्या होती है, आवाज आती है, तो उसे क्या कहा है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं। जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाने वाले बच्चे हैं जो गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। ठीक है, मतलब बच्चों को डर नहीं लगता है, वो ये एक छत के एक कोने से दूसरे कोने पर जाते हैं और कभी बाय द वे अगर वो
गिर भी जाते हैं तो हमेशा के लिए उनका भय खुल जाता है, ये कवि कहना चाहता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा करते हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? ये प्रश्न किया है कवि ने। अब यही कविता का सारांश है जो हमने अभी पढ़ा, फिर भी कविता को एक बार देख लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है कि जो पतंग कविता है ये आलोक धनवा द्वारा रचित है और ये रोज दुनिया बनती है उस काव्य संग्रह में, रोज दुनिया बनती है इस काव्य संग्रह में ये संकलित है। और पतंग कविता के तीसरे अध्याय का एकमात्र ये यहाँ पर लिया गया है, सारांश उसका लिया गया है, पूरी कविता नहीं है। तो कवि कहता है, कवि ने इसमें कहा है कि बच्चों, इस कविता में बच्चों के जोश का, उनके उत्साह का, उनके उमंग का वर्णन किया है कि बच्चे पतंग उड़ाने के लिए किस प्रकार से उत्साहित रहते हैं। और स्पेशल जो शरद ऋतु में पतंग उड़ाते हैं बच्चे, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और शरद ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं शरद ऋतु के आगमन पर, वो भी इस कविता में बताया गया है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। देखो, सबसे तेज बौछारें गई, कवि आलोक धनवा जी कहना चाहते हैं कि सावन का महीना बीत गया है। सावन के बाद क्या आता है? भादो आता है, जिसे आप लोग भादवा कहते हैं। भादो भी चला गया है, सावन भादो चला गया है। उसके बाद सवेरा हुआ है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो इसमें विधा की दृष्टि से देखें तो एक उपमा अलंकार है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा है। तो ये क्या कहा है कि सवेरा हुआ है और उस सवेरे का जब सूर्य उदय होता है तो वो सूर्य खरगोश की आंखों के समान लाल दिखाई दे रहा है। शरद आया पुलों को पार करता हुआ, कह रहा है कि सवेरा हो गया है और शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरद पुलों को पार करता हुआ आ रहा है। और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, क्या कह रहा है कि शरद ऋतु, वो ध्यान से देखना, शरद पुलों को पार करता हुआ अपनी चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ और उसकी जोर जोर से घंटी बजाता हुआ और घंटी के चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को जैसे कि वह आमंत्रण दे रहा है, ऐसा शरद ऋतु आ रहा है। मतलब शरद ऋतु आता हुआ ऐसा लग रहा है। एक बालक के रूप में यहाँ पर उपमा दी गई है शरद ऋतु को, कि ऐसा लग रहा है कि शरद रूपी जो बालक है वो अपनी चमकीली साइकिल की घंटी जोर जोर बजाते हुआ और चमकीली साइकिल से इशारा करते हुए बच्चों को पतंग उड़ाने का निमंत्रण दे रहा हो। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मतलब शरद ऋतु में जो आकाश है वह बहुत ही मुलायम हो जाता है कि पतंग ऊपर उठ सके, यानी कि शरद ऋतु के आगमन पर जो आसमान है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, बादल छट जाते हैं और बहुत मुलायम हो जाता है। तो यहाँ मुलायम हो जाता है, यहाँ स्पर्श बिंब है और स्पर्श करने से ही हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कठोर है या किस प्रकार की है। तो आकाश को उन्होंने बहुत ही मुलायम बना दिया है, किसने? शरद ऋतु ने। और इसलिए मुलायम बना दिया है ताकि पतंग और ऊपर तक उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कह रहा कि शरद ऋतु ने आसमान को इतना अधिक मुलायम बना दिया है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज और दुनिया की सबसे पतली बांस की कमानी आसमान में उड़ सके। ऐसा मौसम मौसम जो है बना दिया है, इतना मुलायम बना दिया है शरद ने, ठीक है। और कि बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके और शुरू हो सके, और ताकि बच्चे सीटियां मतलब क्या परिवर्तन हो रहा है, शरद ऋतु आने पर बच्चे सीटियां बजा रही हैं, किलकारियां मार रही हैं और तितलियों की नाजुक दुनिया उन्होंने दिखाई है। यानी कि बच्चों की पतंग उड़ाती हुई जो आसमान है वो ऐसे दिख रही है जैसे कि वो तितलियों का नाजुक संसार हो, यानी कि पतंगों से भरा हुआ संसार तितलियों की दुनिया के समान दिखाई दे रहा है। शरद ऋतु में ऐसा आसमान हो रहा है, कैसा? जिसमें पतंगे उड़ रही हैं, तितलियों की दुनिया जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। दूसरे को हम शुरू करते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास में भी आपका जो है यहाँ पर भी एक बिंब है,
कपास, कपास क्या होता है, बहुत ही कोमल होता है, तो ये भी स्पर्श आपका बिंब है यहाँ पर। तो कह रहा है कि जन्म से ही बच्चे अपने साथ कोमल, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि यहाँ आलोक धनवा जी कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही बहुत कोमल शरीर वाले होते हैं, कपास की तरह कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कह रहा है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए तेज गति से भागते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी खुद घूमती हुई बेचैन पैरों से, व्याकुल पैरों से उनके पास आ रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए बेसुध होकर यानी कि बेहवास होकर जब वो भागते हैं तो छत, ऐसा लग रहा है कि कठोर छत भी नरम बन गई है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, कह रहा है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते, कवि कह रहे हैं कि जब वो पतंग को उड़ाने के लिए भागते हैं तो सभी दिशाओं में एक मृदंग की सी आवाज आती है, यानी मृदंग एक वाद्य यंत्र है जिसकी आवाज होती है, उसी प्रकार की मृदंग की जैसी आवाज होती है, उसी प्रकार की आवाज सभी दिशाओं से जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो गूंजने लगती है। जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं, मतलब जब वो पेंग भरते हैं, पेंग कब भरते हैं, जब हम झूला झूलते हैं तो हम पेंग भरते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब झूला भरने के लिए पेंग भरते हैं उसी तरीके से डाल की तरह लचीले वेग से वे अक्सर जब पेंग भरते हैं तो जो डाल क्या होती है, एक लचीले वेग से मतलब स्थिर सी हो जाती है, उसी प्रकार से बच्चे भी उड़ते चल जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचा। तो कह रहा है कि जब बच्चे पेंग भरते हैं यानी कि एक छत से दूसरे छत के किनारे पर पतंग उड़ाते हुए बेसुध होकर दौड़ते हैं तो उन छतों के खतरनाक किनारों से उन्हें गिरने से बचाता है, उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कह रहा है कि जब वो एक छत के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पतंग को भागते हुए उड़ाते हैं और जब गिरने का, उनके जो गिरने का डर है वो सिर्फ गिरने से उन्हें सिर्फ उन्हीं के शरीर में पैदा होने वाला संगीत उन्हें बचाता है, यानी कि पतंग उड़ाने के कारण जो संगीत, जो उत्साह उनके मन में है वही उत्साह उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, मतलब महज एक धागे के सहारे। कवि कह रहा है कि जब उनकी पतंगें बहुत ऊंचाई पर उड़ रही होती हैं और धागा पतंग उड़ाने वाले के हाथ में होता है तो वो अपनी पतंग की ऊंची उड़ान को देखकर महज धागे के सहारे अपने आप को रोक लेते हैं, अर्थात गिरने से बचा लेते हैं। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने रंध्रों के सहारे हैं। रंध्र होते हैं हमारे शरीर में जो रोमकूप होते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं हमारे त्वचा के अंदर, उन्हें यहाँ पर अपने रंध्रों के सहारे कहा है। तो कवि कह रहा है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रही हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कह रहा है कि बच्चों के जो रोम छिद्रों से निकलने वाला संगीत है, ऐसा लग रहा है उसके साथ साथ वो भी पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारी ये कविता, और इसमें ज़्यादा कुछ और भी है वही नीचे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, और फिर भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कह रहा है कि अगर पतंग उड़ाते हुए बच्चे कभी बाय द वे अक्सर कभी गिर भी जाते हैं तो वो, और भी गिर भी जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वो गिर जाते हैं और गिरने के बाद अगर वो बच जाते हैं तो अगली सुबह वो दुगने उत्साह के साथ फिर से पतंग उड़ाने के लिए आते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उनके मन से गिरने का भय खत्म हो जाता है। पृथ्वी और भी, और तब ऐसा लगता है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई उनके पैरों के पास आ रही है। तो ये थी हमारी कविता। इस पूरी कविता में बच्चों के पतंग उड़ाते वक्त जो भी जोश है उसका वर्णन किया गया है, और ये इसके अभ्यास के प्रश्न है, तो प्रश्नों से तो हमें तो क्या ही लेना है, और भाषा से संबंधित यहाँ कोई था नहीं चीज़, और जो चीज़ साथ थी इसमें पूछने लायक वो बिंब प्रधान कविता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चमकीले इशारों से बुलाते हैं, तो ये चमकीले इशारों का यहाँ पर इशारों की जो है विशेषता बताई गई है, और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा यहाँ पर अलंकार है,
और इसमें अलंकार और बिंब जो है एक दूसरे के सादृश्य हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अलंकार भी देखने को मिल रहे हैं। मानवीकरण अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। तो ये थी हमारी कविता। दोस्तों आपको कैसी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमारी व्याख्या आपको कैसी लगी, कंटेंट अच्छा लगा या नहीं लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। काफ़ी जो हिंदी के एक दो जो प्रश्न पत्र हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैंने उस पर डाल रखे हैं। और जो बच्चे मुझसे PDF मांगते जा रहे थे, जो मेरे पास अवेलेबल थी, वो भी मैंने वहाँ पर डाल दी हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो धन्यवाद।